राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 25 नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने भी नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर अपना लिंक शेयर किया हुआ है पिछली वीडियोज़ का। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का 276वां प्रश्न। ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित तथा विद्यमान विचारों में संशोधन कर रही है। एक लड़की है ऊषा जो कि अपने परिवेश यानी कि अपने आसपास का जो भी उसका वातावरण है उसकी नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित कर रही है। और जो भी उसके पहले से विद्यमान है उसके विचार मस्तिष्क में, तो उनमें भी क्या कर रही है, संशोधन कर रही है। तो वो निम्न में से क्या कर रही है ये हमें बताना है। पहला है वो व्यवस्थापन कर रही है, दूसरा है वो समावेशीकरण कर रही है, तीसरा है समायोजन कर रही है, या फिर वो चीज़ों को पहचान रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। वो क्या कर रही है, समायोजन कर रही है। इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या भी देखते चलेंगे। ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान विचारों में संशोधन कर रही है, अर्थात वह समायोजन कर रही है। पियाजे के अनुसार जब कोई बालक प्राप्त नई सूचनाओं को संशोधित करके, यानी कि उसमें जो भी नई सूचनाएं वो प्राप्त करता है उसमें अपनी पुरानी जो उसके मस्तिष्क में सूचनाएं रहती हैं उसमें थोड़ा सा वो सुधार करता है, नई सूचनाओं के द्वारा पूर्व ज्ञान के स्थान पर प्रयोग करने लगता है। तो जो पहले से उसका जो पूर्व ज्ञान होता है उसकी जगह पर वो क्या करता है, नई सूचनाओं को प्रयोग में लाने लगता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसमें से कौन सा जो एक गुण है या जिसे कहें हम प्रभाव है जो कि हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ये है पहला भाषा, बी है सामाजिक अनुभव, सी है परिपक्वन और डी है क्रियाकलाप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भाषा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भाषा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो दोनों के ही अलग अलग विचार थे भाषा के लिए। पियाजे जी कहते थे कि भाषा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखिए। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कथन। पहला है इसमें ऑप्शन ई एल थॉर्नडाइक, बी है बी एफ स्किनर, सी है जीन पियाजे या डी है इवान पावलोव। तो जो ये कथन है वो दिया है ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे जी ने। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, पहला है संवेदी पेशीय, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं और एक आदर्शवादी धारणाओं को अपनाते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक। इसकी हम व्याख्या भी देखेंगे। विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी और तार्किक चिंतन प्रतीत होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से लगभग 15 वर्ष तक की होती है, इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त अवधारणाओं के संदर्भ में सोचने की क्षमता आ जाती है। तो अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा, जो ठोस वस्तुओं को या क्रियाओं को एक साथ जोड़ती है। इस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक आधार पर सोचने
अमूर्त अवधारणाओं और व्यवस्थित योजना के बारे में तथा समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता विकसित करता है। अगला प्रश्न देखिए, और टेट वगैरह में इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे किसी वस्तु का कोई आकार तो अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं कि ये ऐसा होता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं कि क्रियाएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। इसका जो ऑप्शन देखिए, पहला है संवेदी चालक, जो कि 0 से 2 वर्ष के बच्चों का होता है। बी है पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों का होता है। सी है मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। और डी है अमूर्त संक्रियात्मक, जो कि 11 से ऊपर के बच्चे होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष के बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो इसके जो ऑप्शन है देखिए, ये सीटेट में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। पहला है क्रमबद्धीकरण, बी है संक्रमण अनुमिति, सी है सांकेतिक मापदंड और डी है संख्या का संरक्षण कर रही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संख्या का संरक्षण वो बच्ची कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के चरण पर है, तो वो किस चरण पर है? पहला है पूर्व संक्रियात्मक, बी है अमूर्त संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक और डी है संवेदी चालक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वो किस अवस्था में है? वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न देखिए, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। पहला है इसमें ऑप्शन निर्माण, बी है नेटवर्क, सी है स्कीमा और डी है संरचना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्कीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन देखिए, समायोजन, अनुकूलन, संगठन या परिपक्वता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संगठन। अगला प्रश्न देखिए, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D मॉडल दिया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? एक बच्चा अपनी दृष्टि से एक 3D मॉडल जहाँ पर से वो देख रहा है, तो उसके दिमाग में उस 3D मॉडल का मॉडल क्या होगा? छप जाएगा। लेकिन अगर उसी मॉडल को एक अन्य व्यक्ति दूसरी जगह से देख रहा है और बच्चे को उस दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाएगा, तो वो क्या होगा? उस मॉडल को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में उस मॉडल का वही चित्र रहेगा जहाँ से वो बच्चा स्वयं उस मॉडल को देख रहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? इसके ऑप्शन है आत्म केंद्रीयता, बी है जीववाद, सी है वस्तु स्थायित्व, डी है परिकल्पनात्मक चिंतन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्म केंद्रीयता। देखिए इसका थोड़ा हम व्याख्या देखेंगे यहाँ पर।
एक बच्चे को 3 पर्वतों का 3D मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह आत्म केंद्रियता को दर्शाता है, क्योंकि आत्म केंद्रीयवाद में बच्चा सब कुछ अपने दृष्टिकोण से देखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विश्वास रखता है कि पूरी दुनिया उसके जैसा ही क्या करती है, सोचती है। अतः बच्चा यह भी समझने में सक्षम नहीं होता है कि स्थितियों, कार्यों या मुद्दों को बदला जा सकता है या उल्टा किया जा सकता है, या फिर स्थितियां, कार्य सब परिवर्तित हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन है संरक्षण, केंद्रीकरण, जीववाद या समावेशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समावेशन। देखिए, समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से होता है। तो यानी कि जो नवीन अनुभव होते हैं, जब बच्चा अपने दिमाग में पहले से जो उसके दिमाग में सूचनाएं हैं या ज्ञान है, उसी में वो व्यवस्थित करता है अपने नए अनुभव को, तो उसे ही क्या कहा है, समावेशन कहा है। पियाजे की धारणा है कि जब बालक एक नई समस्या, विषय या स्थिति पर अपने मन में ही विद्यमान स्कीमा का उपयोग करता है, तो बालक अपनी मानसिक संरचना में नई वस्तु या घटना को विद्यमान स्कीमा में समाविष्ट करने का प्रयास करता है। वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, अपने पुराना जो उसका ज्ञान होता है, बस उसमें क्या करता है, वो जो उसने नवीन अनुभव प्राप्त किया है उसे ही वो उसी रूप में व्यवस्थित करने का कार्य करता है। इसे ही समावेशन कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रूही से यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे की किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? पहला है क्रमबद्धता, बी है संरक्षण, सी है सकर्मक अनुमान या डी है परिकल्पना लगाती है वो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या करती है वो? सकर्मक अनुमान लगाती है कि पेंसिल क पेंसिल ग से बड़ी है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में तीसरे चरण को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस चरण के दौरान जो 7 से 11 वर्ष की आयु होती है, उसमें बच्चे तर्क का अधिक प्रयोग दिखाते हैं। तो इस चरण में बच्चे मूर्त रूप में अपनी समझ का प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, यानी कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ दिखाई जा रही है और उसके बाद उस चीज़ से उसे हटा दिया जा रहा है या उस चीज़ को ही हटा दिया जा रहा है वहाँ से, तो वो बच्चा जल्दी से उस चीज़ को भूल जाता है, उसके मस्तिष्क से उसकी आकृति हट जाती है। तो ये किसकी उपयुक्त व्याख्या है? इसके ऑप्शन है आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, बी है आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है आरंभिक किशोरावस्था या डी है ये किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। ये कौन सी अवस्था आती है? 0 से 2 वर्ष। अगर आप जो बच्चा बहुत छोटा है 2 वर्ष के अंदर, तो उसे अगर आप कोई चीज़ दिखाएंगे और तुरंत उस चीज़ को हटा देंगे, तो वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उस चीज़ को भूल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बी है, बच्चे उन सिद्धांतों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सी है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, मतलब अगर आप एक दूसरे की सहयोग करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। डी है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अर्थात बालक का विकास अपने समकक्षीय, समवयस्कों एवं बड़े लोगों के संपर्क में रहने से होता है। और वाइगोत्स्की ने समाज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उनका कहना था कि बच्चे का अगर विकास हो सकता है या उसकी भाषा का विकास होता है तो समाज इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और समाज में रहकर ही बच्चा अपनी समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ों को महत्व देते थे। पहला है जीन पियाजे परिपक्वता को, जबकि वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण इसे महत्व देते थे। या जीन पियाजे पुनर्बलन और वाइगोत्स्की स्कीमा में बदलाव को महत्व देते थे। सी है पियाजे वेधन को और वाइगोत्स्की अभ्यास पुनर्बलन को देते थे महत्व। या डी है जीन पियाजे उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को और वाइगोत्स्की संगठन को महत्व देते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे परिपक्वता को देते थे महत्व, जबकि वाइगोत्स्की किसे देते थे, सांस्कृतिक उपकरण। और सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत उन्होंने किन्हें रखा, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा तथा संस्कृति को। और इसकी व्याख्या, अगला प्रश्न देखिए, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। पहला है बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक। बी है बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। सी है भाषा व सोच के बीच संबंध। और डी है सीखने की प्रक्रिया की समझ, सरल या जटिल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाषा व सोच के बीच संबंध। इसकी व्याख्या देखिए, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद भाषा व सोच के बीच संबंध का है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में भाषा पहले तथा विचार क्या होते हैं, बाद में आते हैं। और जबकि पियाजे के अनुसार बालक में पहले विचार आते हैं और उसके बाद भाषा का विकास होता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। पहला है व्यावसायिक कुशलताएं सीखना। बी है बिना बोझ के सीखना। सी है सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना। या डी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना बोझ के सीखना। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसके ऑप्शन है 2009, अधिनियम 2009, बी है अधिनियम 2012 और सी है तो अधिनियम 2005, डी है 2010। तो इसका सही आंसर है अधिनियम 2009। अगला प्रश्न है, आरटीई की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। इसके ऑप्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला है धारा 17, बी है धारा 8, सी है धारा 26 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 17। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है उसके माता पिता से मिलेंगे, बी है उसकी उपेक्षा करेंगे, सी है उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे और डी है उसे बुलाकर डांटेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा हमारा, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। पहला है अध्यापक, बी है बालक को माना उन्होंने शिक्षा का केंद्र, सी है पाठ्यक्रम को माना या डी उपरोक्त में से किसी को भी नहीं माना। तो ऑप्शन नंबर बी, बालक को उन्होंने शिक्षा का केंद्र बताया है प्रकृतिवादियों ने। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला है फ्रेडरिक फ्रोबेल, बी है जॉन डीवी, सी है जीन पियाजे या डी है ग्राहम ग्रिप्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी। अगला प्रश्न देखिए,
बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? पहला है ऑप्शन निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, बी है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, सी है किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, या डी है दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को करके सीखना, ये इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन निर्धारित किए गए हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 180 दिन, बी है 220 दिन, सी है 200 दिन, या डी 230 दिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 200 दिन। आप कमेंट भी में भी बताते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं डेली आपके लिए ऐसे 25 प्रश्न लेकर आती हूँ, तो आप शुरू से ही अपने आंसरों की चेकिंग करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। देखिए, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 दिन निर्धारित किए गए हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने दिन निर्धारित? 220 दिन। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, इसके ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास, बी है बच्चे का विकास, सी है शारीरिक कौशल का विकास, और डी है व्यक्तिगत विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का संबंध बालक के अभियोग्यता के विकास से है, जो मुख्यतः बौद्धिकता से संबंधित होता है। यह किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। आशा है कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।